ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये दिल्ली के साकेत कोर्ट से है। ये शूटिंग नहीं चल रही है, नहीं बने शूटिंग चल रही है, पिक्चर वाली शूटिंग नहीं चल रही है, असल वाली शूटिंग चल रही है दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर। अब भाई आजकल जलवा ही कुछ ऐसा चल रहा है। ये महाशय जो गोली चला रहे हैं, कहा जाता है कि ये एक डीबार्ड लॉयर हैं और एक मुकदमा चल रहा था चीटिंग का अगेंस्ट दिस वुमन, और पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया। अभी वो डिटेल अभी रिकॉर्ड करते समय हमारे पास है नहीं, लेकिन हुआ ये कि लग रहा है कि लॉयर ने सोचा कि अरे छोड़ो, हम भी इंस्टेंट जस्टिस कर रहे हैं। आजकल टीवी पे तो वैसे में ही ठिचकियां चल रहा है, तो हम भी सीधे ठिचकियां ही कर देते हैं, कौन पड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में। लेकिन इससे जरूर याद आता है कि भाई अतीक और उनके भाई अशरफ के साथ जो हुआ, अब एक हफ्ता होने को आ रहा है उनके शूटिंग को। आप लोग में भी बहुत लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई, उत्सुकता दिखाई कि बताइए इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो हमने कहा कि देखो भैया, देश में ऐसे में ही उत्साह के लिए, जश्न के लिए इतनी कम चीजें रह गई हैं, ना पैसा है ना अच्छे दिन है, ना पेट्रोल प्राइस नीचे जा रहा है। तो आप इसको लेकर अगर खुश हैं तो इसके बारे में हम क्यों सवाल जवाब करें। तो हमने कहा कि एक हफ्ता जब होने को आ रहा है तब 2-4 सवाल तो अब उठाने जरूरी हैं। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 4 ऐसे सवाल उठाने का मन है कि हमारा देश, हमारे देश का कानून और हमारे देश के लोग किस तरफ जा रहे हैं, उस पर बस 4 सवाल हैं। अब देखते हैं कि इन 4 सवाल का जवाब आप कैसे देते हो, जिससे समझ में आएगा कि दशा और दिशा किधर है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। टीवी पर 24/7 आपने इन्वेस्टिगेशन तो देख ही लिया होगा। इतनी बड़ी स्टोरी न्यूज चैनल के पास इतनी आसानी से नहीं आती है, लाइव वो भी, और उसके बाद ऑब्वियसली छानबीन। लेकिन इन सब छानबीन के बीच एक जो सवाल आपको न्यूज चैनल पर नहीं दिखेगा वो ये है कि किसको शर्मसार होना चाहिए, किसको शॉक्ड होना चाहिए इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बाद। लोगों को क्यों शॉक होने की जरूरत है भाई? लोगों को फ्री एंटरटेनमेंट मिला, लाइव शूटिंग देखने को मिला। और उसके बाद एक बात बताइए, जब आदमी इतना दुखी रहता है, जब वो देखता है कि जस्टिस नहीं डिलीवर हो रहा है, तो कोई रैंडम आदमी, कोई छुटभैया क्रिमिनल भी आकर अगर इस तरीके से कोई शूटिंग कर दे तो आम आदमी खुश है, तो आम आदमी शॉक्ड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिशियन वो तो एकदम ही शॉक नहीं है, वो तो खुश है। अब ऐसे ऐसे मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखिए इंसाफ हो गया है, हमने इंसाफ कर दिया है, मां कसम मिट्टी में मिला दूंगा। तो पॉलिटिशियन भी शॉक नहीं है, पॉलिटिशियन तो खुश है कि उसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, इंस्टेंट जस्टिस हो गया। ऑपोजिशन, अब छोड़ ही दें ऑपोजिशन के बारे में क्या बताना आज के डेट में, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो जब लोग, पार्टी, पॉलिटिशियन, ऑपोजिशन शॉक में नहीं है, सदमे में नहीं है, तो सदमे में किसको होना चाहिए? सदमे में एक्चुअली कोर्ट्स को होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और हर कोर्ट ऑफ इंडिया को सदमे में होना चाहिए। क्योंकि ये जो शूटिंग हुई है, ये कोर्ट के वर्चस्व पे शूटिंग हुई है, ये कोर्ट के स्टैंडिंग पर शूटिंग हुई है। समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो खैर ऑब्वियसली वो पिटिशन की बात है जो अतीक ने रखा था कोर्ट के सामने, ये साफ बयां करते हुए कि मेरे लाइफ को थ्रेट है, मुझे उड़ा दिया जाएगा, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि स्टेट आपकी देखरेख करेगा। स्टेट ने किस तरीके से देखरेख की वो तो हमने लाइव टेलीविजन पर देख ही लिया। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि लोगों को आज दिलचस्पी नहीं है कि कोर्ट काम कर रही है, करना चाहिए, या कोर्ट का जो फैसला होता है, कोर्ट का जो जस्टिस होता है, उनके लिए वो मायने रखता है। अतीक के इस किलिंग से आप खुश हो या दुखी हो, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कसब नामक एक इंसान था। ज्यादा पहले के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। 26/11 में कसब ने किस तरीके से मुंबई में दहशत फैलाया, ये सबने देखा, रिकॉर्डेड एविडेंस है। अगर उस समय सरकार चाहती तो उसको जुहू चौपाटी में ना एक क्रेन से लटका देती और सरकार की काफी वाहवाही होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, यहां रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो एक पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसका पाकिस्तानी होना साबित हो चुका था, जिसमें मुंबई में जो कांड किया था उसके बारे में काफी एविडेंसेस थे, विटनेसेस थे। 2 साल की एक प्रक्रिया हुई जहां उसका ट्रायल हुआ, जहां उसको डिफेंस लॉयर दिया गया, जहां उसको प्ली का भी अवसर हुआ, और जब सारे पिटिशंस रिजेक्ट हो गए उसको फांसी पर लटका दिया। करीबन 2 साल का यह प्रोसेस लगा। पूरे दुनिया को यह मालूम चला कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ चलता है, एक पाकिस्तानी आतंकवादी को भी प्रोसेस से लटकाया जाता है।
और यहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आज जश्न मना रहे हैं जब एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, चाहे आप उसको डॉन कह लीजिए, माफियोसी कह लीजिए या टेररिस्ट कह लीजिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे रूल ऑफ लॉ के तहत लटकाया जाना चाहिए था। इस तरीके से लाइव ऑन टेलीविजन जो असैसिनेशन हुआ है, जो किलिंग हुआ है, उससे हमारे स्टेट ऑफ लॉ की एक बहुत खराब छवि बनती है। और कोर्ट्स को इसलिए भी सदमे में होना चाहिए क्योंकि यह सब एक झटके में नहीं हुआ है। यह उसी ऑपरेशन लंगड़ा का एक एक्सटेंशन है जो यूपी सरकार काफी टाइम से कर रही है। अगर आपको ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में मालूम नहीं है, यह एक अनाउंस्ड प्रोजेक्ट है कि भैया देखिए, जो भी कथित अपराधी होंगे, पैर पे उनको गोली मारेंगे, वो फिर जिंदगी भर लंगड़ाते रहेंगे। 10,000 के आसपास एनकाउंटर ऑलरेडी हो चुके हैं, 180 से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं, किल्ड, और बहुतों को लंगड़ा कर दिया गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर को सुलझाने के लिए अगर यह तरीका एक स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो कोर्ट्स को यह समझना होगा, कोर्ट्स को जवाब यह देना होगा कि हम क्या करें, जॉब छोड़ दें? क्योंकि अगर इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है तो ये जो थर्ड पिलर, जो जुडिशरी जिसको पिलर कहते हैं, उसकी क्या जरूरत है? लोगों को तो नहीं लगता है जरूरत, पॉलिटिशियंस को नहीं लगता है जरूरत, मीडिया को लगता नहीं जरूरत, ऑपोजिशन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दूसरा बड़ा सवाल जिसका जवाब हमें बहुत जल्दी ही देना पड़ेगा, और वो ये है कि क्या हम पाकिस्तान और तालिबान स्टाइल जस्टिस के तरफ बहुत तेजी की तरफ जा रहे हैं? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बस एक ही कदम दूर हैं। याद है ना आपको तालिबान किस तरीके से असैसिनेशन करता है, चाहे वो अडल्ट्री हो या स्टीलिंग हो या मर्डर हो, चौराहे पे खड़े होके AK-47 और लोग तालियां भी बजाते हैं। क्या अगर ऐसी ही किलिंग इंडिया में भी शुरू हो जाए तो लोग उसी तरीके से ताली बजाएंगे? पहले मैं ना बोलता, पहले मैं इस आइडिया पर हंसता, लेकिन अब थोड़ा सा श्योर नहीं हूं। मैं आपको एक नाम याद दिलाने की कोशिश करता हूं, मुमताज कादरी। अगर आप इस नाम को नहीं जानते हो तो जान लीजिए, क्योंकि हमारे देश में ये मुमताज कादरीज अब पैदा होने शुरू हो चुके हैं। मुमताज कादरी वो इंसान है जो पाकिस्तान में गवर्नर सलमान तहसीर का बॉडीगार्ड था। सलमान तहसीर ने गलती क्या की? उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान का जो ब्लास्फेमी लॉ है, जिस वजह से पाकिस्तान की आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में थू थू होती है, जिस वजह से पाकिस्तान को बहुत बैकवर्ड देखा जाता है, नॉट अ सेफ प्लेस फॉर बिजनेस देखा जाता है, जिस ब्लास्फेमी लॉ ये कहती है कि अगर आपने किसी भी तरीके से कुरान का अपमान किया या प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान किया, आपको डेथ सेंटेंस होगी। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने कहा था कि इस लॉ को रिकंसिडर करना चाहिए, इसमें बहुत कठोर प्रोविजंस हैं। बदले में उनको यह मिला कि उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको ठोक दिया। मुमताज कादरी असैसिनेशन के बाद एक मसीहा टाइप फिगर बन गए पाकिस्तान में। ऑल्दो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तब आज के डेट में शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट वो भी ना कर पाए, लेकिन 2016 में मुमताज कादरी को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाने के बाद पूरे के पूरे जश्न माने जुलूस निकला था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। क्या हमारे यहां भी ये मुमताज कादरी पैदा हो रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें कि ये 3 कलपुर्जे जिन्होंने ये अंजाम दिया इस असैसिनेशन को, अब सडनली ये बात सामने आ रही है कि इन्होंने किलिंग नहीं किया है, असैसिनेशन नहीं किया है, मर्डर नहीं किया है, इन्होंने वध किया है, इन्होंने सत्य को जिताया है, झूठ को हराया है। तो इसको ऑलरेडी एक रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है। और हिंदू महासभा ने यह भी कह दिया है कि सारा लीगल असिस्टेंस हम इन 3 कातिलों को, एलिजेड किलर्स को, ऑल्दो लाइव कैमरा में है, बट हम इन एलिजेड किलर्स को हम पूरा सपोर्ट देंगे। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह मुमताज कादरीज यहां भी हो जाएंगे, जो धर्म के नाम पर जो किलिंग करेंगे उन्हें हीरो बना दिया जाएगा? हो भी सकता है। वैसे तो गुजरात में अभी आपने देखा ही किस तरीके से राइट्स रिलेटेड केस में सभी लोग बरी भी हो चुके हैं, उनको भी मालाएं पहनाई जाएंगी। तो हो सकता है कि ये जो किलर्स हैं इनको फांसी ना मिले, इनको मालाएं मिले। तीसरा बहुत अहम सवाल इस पूरे केस में, अतीक अहमद को और उसके भाई को फिनिश ऑफ करके, उनका असैसिनेशन करके, उनका मर्डर करके बेनिफिट किसको मिल रहा है? सरकार आपकी है नहीं, सत्ता आपकी होने वाली है नहीं, आपका बिजनेस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, आपके लड़के को इनकाउंटर में खत्म कर दिया गया है, आपका बचने का तो कोई चांस था नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अतीक कल भागने वाला था या फिर कुछ चेंज हो जाता, तो फिर उसको साइलेंस क्यों करवाया? क्या कुछ ऐसा था जो अतीक कोर्ट में बक देता, उगल देता, जिसके वजह से कुछ लोग टाइट हो जाते, कुछ लोगों की पैंट ढीली हो जाती? यह बात एक्चुअली बहुत लोगों ने अब पूछना शुरू किया है, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फाइनली कैचअप कर रही थी, जब इतने सालों से कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही थी, और अब सत्ता बदलने के बाद, प्रेशर लगने के बाद, जब इतने सारे केसेस उसके सामने हो चुके थे, तो उसकी हालत तो काफी टाइट थी। तो उसको शांत क्यों कराया, उसको चुप क्यों कराया?
अब अतीक के लॉयर का यह कहना था कि एक लेटर है जो अतीक ने लिख के रखा था, देखिए कितनी क्लैरिटी है कि भैया मुझे खत्म कर दिया जाएगा, एक लेटर है जो रिलीज होगा अगर मुझे कुछ हो जाता है। अब वो लॉयर के घर के पास भी बम फूट गया। अब लॉयर कह रहे नहीं मेरे पास वो लेटर नहीं है। तो क्या सच्ची में कोई लेटर था और क्या उस लेटर को दबाने की कोशिश हो रही है? देखिए वैसे देशभक्त पर हम कंस्पिरेसी थियरीज में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हुआ है बिल्कुल काबिले तारीफ है। इतने साल न्यूज कवर करने में मैंने तो ऐसा कभी केस नहीं देखा है कि 3 ऐसे कलपुर्जे टाइप यंग लौंडे जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनका कोई आका नहीं है, सडनली आते हैं, सारा इंफॉर्मेशन उनके पास होता है कि देर रात भर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट में ले जाया जाएगा। किस तरीके से हम एक रिपोर्टर बनकर, रिपोर्टर की भी ट्रेनिंग है हमारे पास, किस तरीके से हम बंदूक तानकर इतनी सटीक तरीके से गोली फायर करेंगे कि कोई किसी और को गोली नहीं लगेगी एक्सेप्ट एक पुलिसमैन जिसके एल्बो पर गोली लगती है और मामला पूरा रफा दफा हो जाता है 40 सेकंड के अंदर। माने कोई एक्सपीरियंस्ड अगर शूटर भी होगा ना वो भी बोलेगा क्या बात है, क्या एग्जीक्यूशन है। तो अगर आप ये मानना चाहते हो कि ये कुछ ऐसे ही वेवर्ड यंग यूथ थे जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, जिससे जो क्रोधित थे जिन्होंने ये काम किया था, तो भाई आप मान सकते हैं। मैं आपको लिंच नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर एफआईआर नहीं करूंगा, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस पर सवाल जरूर करूंगा। इस पूरे कंस्पिरेसी थियरी में एक और एंगल, काफी इंटरेस्टिंग एंगल, अमर उजाला में अनूप ओझा ने जो बात की है अपने लेख में, यह कह के कि पुलिस की पूछताछ के दौरान अतीक ने यह बात मानी थी कि बहुत सारे बिल्डर्स के साथ उनके लेन देन थे, यहां तक कि 200 बिजनेसेस ऐसी हैं जिनका काला पैसा उनके पास जाता था। अगर आप सोचते हैं कि अतीक अहमद इतने सालों से 40 साल का ये जो क्रिमिनल करियर है उसमें सिर्फ बंदूक के बूते पर ही वो काम कर रहे थे और फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं कर रहे थे, ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं था, ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं थे, तो क्या यही ऊंचे ऊंचे लोग, बिल्डर, उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि कोर्ट में वो कुछ उल्टा सीधा ना उगल दे? ये सारे जो सवाल हैं अनफॉर्चुनेटली इनका जवाब अब मिलेगा नहीं, क्योंकि वो यूसी गाड़ी जो है वो पलट गई, और जब गाड़ी पलट जाती है तो सवालों का जवाब फिर नहीं मिलता है। हम जश्न मना सकते हैं। चौथा जो सवाल है वो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछो। देखो लॉ एंड ऑर्डर सब चाहते हैं, टेररिस्ट मारे जाएं, डॉन मारे जाएं, सब चाहते हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन अगर ये अतीक ना होता और ये आनंद होता तो आनंद के शूटिंग पर भी आपको उतनी ही खुशी होती, उतनी ही तृप्ति मिलती जितना आपको अतीक के शूटिंग पर मिला है। यह एक इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेज सेट किया जा रहा है कि भैया देखो इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा तो पहले से चल रहा था। माफिया कौन है आप भी समझ सकते हैं, कोट एंड कोट में, जिसको मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। लेकिन याद रखिए कि जो चीज अतीक से शुरू हुई थी वो आनंद तक भी जा सकती है और उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं एक नाम आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं, मनीष गुप्ता। अगर आपको मनीष गुप्ता याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं मनीष गुप्ता कौन थे। मनीष गुप्ता एक बिजनेसमैन थे। वो गए गोरखपुर में विकास देखने गए कि क्या क्या विकास के कार्य हो रहे थे। होटल में रुके थे, रात को पुलिस आई होटल में जबरन चेकिंग के बहाने। अब वो चेकिंग कैसी चेकिंग थी पता नहीं, लेकिन चेकिंग के बहाने आए, कुछ कहा सुनी हो गई। 6 पुलिसमैन ने इतनी बुरी तरीके से गुप्ता जी को मारा कि गुप्ता जी की जान ही चली गई। काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था उस समय। गुप्ता जी की पत्नी ने एलिगेशंस लगाए कि किस तरीके से टॉर्चर हुआ था। मुख्यमंत्री को खुद इंटरवीन करना पड़ा और अब खैर 6 को बर्खास्त करने की बात भी चल रही है। सीबीआई वो पूरे केस को देख रही है। इस केस में भी हम देख रहे हैं एसएचओ और जो 4 लोग और हैं पुलिस कर्मियों को, उनको अभी सस्पेंड किया गया है क्योंकि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी तो था। लेकिन बात सिर्फ नेग्लिजेंस की नहीं है, बात है कि इससे ज्यादा भी कुछ है क्या, कुछ और तार जुड़े हैं क्या? क्योंकि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या किलर्स को ये सारी डिटेल मालूम थी? क्या वो जानते थे कि ये रात में डिस्टेंस पर पार किया जाएगा, ये वॉकिंग किया जाएगा, मीडिया वहां आएगी? क्या ये सब कोइंसिडेंस है? और सबसे ज्यादा जो सवाल इंपॉर्टेंट वो है कि पुलिस जो हर किसी को पुलिस कस्टडी में लेने के लिए उतारू रहती है, सडनली कहती है कि नहीं ये जुडिशियल कस्टडी में रख लीजिए 16 तारीख को, हमने इनको पकड़ लिया है, ये किलर्स को हमने पकड़ लिया है, लेकिन आप इनको जुडिशियल कस्टडी में रखिए, हम बाद में लेते हैं। जबकि आपको और किसी को भी जो क्राइम फॉलो करता है जानता है इनिशियल आवर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनिशियल डे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कोई अपने ट्रैक्स कवर कर ले, सारा एविडेंस हटा ले। तो ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस ने बाद के लिए रखा पुलिस कस्टडी और तब कहा कि जुडिशियल कस्टडी में रहने दीजिए, इंटेरोगेशन तब नहीं किया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, मैंने तो सिर्फ 4 रखे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि अभी हम सेलिब्रेटरी मूड में हैं। बिल्कुल सेलिब्रेट करिए, लेकिन याद रखिए जब अतीक का आनंद होगा
तब शायद आपकी मुस्कुराहट उतनी नहीं रहेगी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।